Hello everyone. Welcome to my channel KPS खारीवाल पॉलिटिकल स्टूडियो. आई एम शिप्रा खारीवाल और आज अपना टॉपिक रहेगा नन अलाइनमेंट. नन अलाइनमेंट यानी कि गुट निरपेक्षता. आज इस टॉपिक के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इसका डेफिनेशन, इसके प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुट निरपेक्षता की क्या विशेषताएं हैं, रेलिवेंस यानी कि प्रासंगिकता, और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन में हम दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे, मेरिट एंड डीमेरिट. कौन से टॉपिक की? नन अलाइनमेंट की. ठीक है. और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है बीए सेमेस्टर 4 के लिए, बीए सेमेस्टर 5 के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक, और बीए सेमेस्टर 4 के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है. ठीक है. वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अलग अलग कॉम्पिटिशन के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर आपको टॉपिक की क्लैरिटी होगी तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे. ये टॉपिक बीएड के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है. ठीक है. तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, नन अलाइनमेंट. नन अलाइनमेंट क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं नन अलाइनमेंट की. नन अलाइनमेंट का मतलब है, नन अलाइनमेंट मतलब गुट निरपेक्षता. नन अलाइनमेंट एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी है जिसको अडॉप्ट किया था जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी. न्यूली इंडिपेंडेंट का मतलब है जो अलग अलग देशों के अधीन थी, पहले इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म का शिकार थी. वो कंट्रीज़ क्या हो गई? इंडिपेंडेंट हो गई. अब वो कंट्रीज़ दोनों ही पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं करना चाह रही थी. पावर ब्लॉक्स मतलब जो कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में. क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर चल रहा था. इन्होंने अपने अपने अलाइंसेस बनाए थे. अब जो भी देश इनकी अलाइंसेस को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, उन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया और उसी ग्रुप को क्या कहा गया? नन अलाइनमेंट. ठीक है. नन अलाइनमेंट एक ऐसे देशों का ग्रुप था जो न्यूली इंडिपेंडेंट मतलब नए नए आज़ाद देश थे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो देश क्या हुए थे? आज़ाद हुए थे. आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ईयर क्या है. ठीक है. क्लियर है चीज़ें. अब अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वो क्या बनाएंगे? नन अलाइन मूवमेंट मतलब नेम को बनाएंगे, गुट निरपेक्षता को बनाएंगे. तो इस तरह से गुट निरपेक्षता का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ और गुट निरपेक्षता तैयार हुई. मतलब नन अलाइनमेंट का एक ग्रुप तैयार हुआ. क्लियर है चीज़ें. गुट निरपेक्षता किसने शुरुआत की? कौन थे फाउंडर गुट निरपेक्षता के? तो नेम वॉज फाउंडेड. किसी एक सिंगल कंट्री या सिंगल पर्सन ने नेम नहीं बनाया. इसको 1961 में कई कंट्रीज़ ने मिलकर नेम को बनाया था, ताकि जो कोल्ड वॉर के दौरान इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं वो आज़ाद रह सके और किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन का शिकार फिर से ना हो. ठीक है. अपनी सोवरेनिटी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए उन कंट्रीज़ ने किसको बनाया? नेम को बनाया और नेम को ज्वाइन किया. तो नेम के फाउंडर देश कौन से थे? नेम के फाउंडर देशों में नाम है जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया से थे. वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ नेम. नेम के क्या थे? चीफ आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट मतलब इन्होंने डिज़ाइन किया था पूरा नेम की पॉलिसी को. ठीक है. और इनका क्या विश्वास था? बिलीव्ड इंडिया शुड मेंटेन एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, अवॉइड मिलिट्री अलाइंसेस. मिलिट्री अलाइंसेस मतलब सैन्य गठबंधन को इंडिया को ज्वाइन नहीं करना. अगर कोई इंडिपेंडेंट कंट्री जो अभी न्यूली इंडिपेंडेंट है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, मतलब तृतीय विश्व के देश जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुए हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनको क्या कहा गया? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़. वो अगर किसी भी मिलिट्री पैक्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहती. यूएसए ने कौन सा मिलिट्री पैक्ट बनाया था? नेटो. आप कमेंट करेंगे नेटो की फुल फॉर्म और नेटो का ईयर कौन सा है. क्लियर है चीज़ें. और यूएसएसआर ने बनाया था वार्सा पैक्ट. वार्सा पैक्ट का ईयर बताएंगे. तो इस तरह से जो पूरा वर्ल्ड था दो ग्रुप्स के बीच में डिवाइड हो गया था. मतलब कुछ कंट्रीज़ नेटो को ज्वाइन कर रही थी, कुछ कंट्रीज़ वार्सा पैक्ट को ज्वाइन कर रही थी. जब टर्न आई इंडिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, तो उन्होंने ना तो नेटो को ज्वाइन किया ना ही वार्सा पैक्ट को ज्वाइन किया. उन्होंने अपना एक खुद का ग्रुप बनाया. इसी ग्रुप को क्या कहा गया? नेम. और इसके फाउंडर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू.
पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया से थे, ठीक है, इंडिया से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भी कई कंट्रीज़ से इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के क्या मिले, मेंबर्स मिले, तब जाके क्या बना, नेम बना। जोसेफ ब्रॉन्स टिटो कहाँ से थे, ये यूगोस्लाविया, जोसेफ ब्रॉन्स टिटो कहाँ से थे, यूगोस्लाविया से थे, ठीक है। होस्टेड फर्स्ट नेम समिट बेलग्रेड में, जो फर्स्ट नेम की समिट कहाँ हुई थी, पेपर में ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट नेम समिट कहाँ हुई थी, 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। इन्होंने एक लीडिंग रोल प्ले किया था नेम को बनाने में। क्लियर है चीज़ें। अच्छा, गमाल अब्देल नसीर कहाँ से थे, ये इजिप्ट से थे। गमाल अब्देल नसीर कहाँ से थे, इजिप्ट से। कौन थे, गमाल अब्देल नसीर, ठीक है, कहाँ से थे, ये इजिप्ट से थे। क्लियर है चीज़ें। सपोर्टेड अरब नेशनलिज्म एंड अपोज्ड कॉलोनियलिज्म, अरब कंट्रीज़ में, ठीक है, नेशनलिज्म की डिमांड को इन्होंने सपोर्ट किया, इजिप्ट के थे ये, और अपोज मतलब विरोध किसका किया, वहाँ पर जो कॉलोनियलिज्म था उस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने वर्क किया, स्ट्रेंथन मतलब उन्होंने किन के लिए वर्क किया, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उन डेवलपिंग नेशंस मतलब जो अभी डेवलप्ड नहीं हुई है, विकासशील जो देश हैं, ठीक है, उनमें सहयोग बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन लाने के लिए उन्होंने काम किया। किसने, गमाल अब्देल नसीर। कहाँ से थे, ये इजिप्ट से थे। ये सारे आपको क्या याद होने चाहिए, सारे आपको देश याद होने चाहिए, और देश से कौन कौन से लीडर्स थे वो भी आपको पता होने चाहिए। क्लियर है चीज़ें। सुकर्नो, सुकर्नो कहाँ से थे, इंडोनेशिया। सुकर्नो कहाँ से थे, इंडोनेशिया। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस ये नेम के लिए होने वाली एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये पांचों कंट्रीज़ मिली थी। तो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस कब होती है, 1955 में होती है। उसके बाद बेलग्रेड होती है, सबमिट होती है 1961 में। तो सुकर्नो ने इंडोनेशिया में बैंडुंग कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, जिसमें किसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, नेम का। भाई हमें एक ऐसी ग्रुप बनाना पड़ेगा, हमें एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा जो किसको बढ़ाए, जो मतलब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है उनकी सोवरेनिटी को, उनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखे, ठीक है। प्रमोटेड यूनिटी अमंग एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है। अब सुकर्नो ने बैंडुंग कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या काम किया, यूनिटी को प्रमोट करने का काम किया एशिया में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ठीक है। और पांचवी कंट्री कौन सी थी, ख्वामे नक्रुमा। ख्वामे नक्रुमा वॉज द लीडर ऑफ घाना, ठीक है। अफ्रीकन इंडिपेंडेंस एंड यूनिटी को इन्होंने सपोर्ट किया था, अफ्रीकन इंडिपेंडेंस एंड यूनिटी को सपोर्ट किया था। न्यूली इंडिपेंडेंस नेशन क्या रह सके, फ्री रह सके, इसीलिए इन्होंने भी क्या किया, नेम को सपोर्ट किया, और वो सुपर पावर के इन्फ्लुएंस से क्या रह सके, मुक्त रह सके, सुपर पावर के इन्फ्लुएंस से मुक्त रह सके, इसलिए उन्होंने किसका सपोर्ट किया, नेम का सपोर्ट किया, ठीक है। देयर एम, इनका एम क्या था, मतलब नेम जो लीडर्स थे इनका मेन एम क्या था, इनका एम था इंश्योर करना जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं कुड परस्यू अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सके, अपने एरिया में पीस को प्रमोट कर सके, और किसी भी कोल्ड वॉर की बड़ी शक्ति से क्या ना हो, डोमिनेट ना हो, किसी भी तरह के शोषण का शिकार न हो। ये इनका मेन एम था इन पांच देशों का। इसीलिए इस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए उन्होंने किसको बनाया, नेम को बनाया, और ये पांच बड़े बड़े मेन लीडर्स थे। कौन कौन से थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। पांच बड़े लीडर्स कौन कौन से थे, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पंडित नेहरू थे, जोसेफ ब्रॉन्स टिटो थे, ख्वामे नक्रुमा हमने पढ़ा है। दो लीडर्स रह गए हैं, कौन कौन से थे, गमाल अब्देल नसीर, और एक और कौन से थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी तरह से आपकी रिवीजन होगी। क्लियर है चीज़ें। अब इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं हम पढ़ लेते हैं। बेलग्रेड सम्मेलन कब हुआ था, 1961 में। बैंडुंग कब हुआ था, 1955 में। इंडिया ने होस्ट किया था 7th नेम समिट 1983, जो कि कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में। 19th जो भी लेटेस्ट हुई है, सबसे लास्ट वाली कब हुई, 2024 में। कहाँ पे हुई है, कैंपाला युगांडा में। कहाँ पे हुई है, कैंपाला युगांडा में। अभी लेटेस्ट समिट कहाँ पे हुई है, 2024 में। अच्छा, नेम कितने देशों का ग्रुप है, अभी आने वाले उसमें कर लेंगे स्लाइड्स में। वैसे मैं बता दूँ, नेम 120
120 प्लस कंट्रीज़ का ग्रुप है। नेम में अभी तक 120 कंट्रीज़ ने ज्वाइन कर लिया है। क्लियर है। नेम कब बना था, कौन से ईयर में बना था? 1955 में फाउंडिंग स्टोन ये पांचों देश मिले थे। कहाँ मिले थे? बैंडुंग में मिले थे। और नेम की फर्स्ट समिट कब हुई थी? 1961 में। क्यों बनाया गया था? ताकि ये कोल्ड वॉर के जो मतलब देश हैं, मतलब जो मिलिट्री अलाइंसेस हैं, उनके इन्फ्लुएंस से क्या रह सके, मुक्त रह सके, अपनी सोवरन इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी को क्या कर सके, बना सके। इसीलिए किसको बनाया गया? नेम को बनाया गया। अब नेम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। अगर आपको नेम का ये टॉपिक समझ में आ गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं, फीचर्स आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है। अब नेम का मेन फीचर क्या था? नेम का मेन फीचर था, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, मतलब फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति की जो स्वतंत्रता है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जो देश नेम में ज्वाइन कर रहे हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर सकेंगे। उन पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होएगा, कोई भी पावरफुल कंट्री उन पर प्रेशर नहीं बनाएंगी। अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बना भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। ठीक है। नेम किसी भी तरह का मिलिट्री अलायंस नहीं है। कंट्रीज डू नॉट बिकेम मेंबर ऑफ राइवल मिलिट्री ब्लॉक्स। किसी भी कंट्री को ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी राइवल कंट्री जो कि मिलिट्री ब्लॉक है उसको ज्वाइन करे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस का संदेश देता है नेम। किसका संदेश देता है? प्रमोट पीसफुल फ्रेंडली रिलेशन अमंग दी नेशन, मतलब पीसफुल रिलेशंस को मेंटेन करना है एक दूसरी कंट्री के बीच में। ये नेम की क्या है? विशेषताएं हैं। ठीक है। जैसे कोल्ड वॉर में नेटो बना। नेटो क्या था? एक मिलिट्री अलायंस था। ठीक है। इस मिलिट्री अलायंस की क्या विशेषता थी? इसकी विशेषता थी कि ये अगर कोई कंट्री जो इसमें शामिल है, जो हम इसमें 25 देश है, 25 से अधिक हो गए हैं आप देश, जो इसमें 25 देश हैं, अगर किसी पे कोई दूसरी कंट्री अटैक कर देती है तो ये सब कंबाइनली उसका क्या करेंगे? साथ देंगे और उस कंट्री के खिलाफ लड़ेंगे जिसने अटैक किया है। ठीक है। तो इस तरह का कोई भी मेजर मोटिव नहीं था। किसका नहीं था? नेम का नहीं था। क्लियर है चीज़ें। सपोर्ट फॉर एंटी कलोनियलिज्म, किसी भी देश में अगर क्या है, किसी भी देश में अगर एंटी कलोनियलिज्म है, मतलब कोई भी कंट्री कलोनियलिज्म का शिकार है, इंपीरियलिज्म का शिकार है या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है, तो उसके लिए ये देश सभी मिलकर काम करेंगे। कौन से देश? नेम के देश। ठीक है। क्योंकि इसमें सारे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जिनको आज़ादी मिली थी उन सब देशों ने इसको ज्वाइन किया। क्लियर है चीज़ें। इसीलिए आज इसमें कितने कंट्रीज़ हैं? 120 कंट्रीज़ है। रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, अब ये जो देश है, नेम के जो देश है, सपोर्ट्स इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्री, मतलब जितने भी इसमें देश रहेंगे एक दूसरी कंट्री की इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे कंट्री की सोवरेनिटी की क्या करेंगे? ये रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर किसी कंट्री का डिस्प्यूट हो जाता है एक दूसरी कंट्री के साथ तो पीसफुली वो क्या करेंगे? नेगोशिएट करेंगे, डिप्लोमेसी समझौता करेंगे और मतलब वॉर होने की हर संभावित कंडीशन से बचेंगे। तो ये क्या थे? नेम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है। अब जो नेम बना है, नेम कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत हैं नेम को बनाने के पीछे, कुछ सिद्धांतों पर बेस्ड है नेम जो बना है। ठीक है। जो नेम के प्रिंसिपल्स हैं, ये कौन से प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है हम पढ़ लेते हैं। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। आप लोगों ने पंचशील प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा। पंचशील प्रिंसिपल सुना होगा, आई होप आप लोगों ने। पंचशील प्रिंसिपल जो 5 प्रिंसिपल्स थे जो पंडित नेहरू और ज़ाओ एल लाई के बीच में 1954 में इंडिया एंड चाइना के बीच में हुए थे। ठीक है। 5 प्रिंसिपल्स। ठीक है। उन्हीं पर ये बेस्ड है। कौन सी पॉलिसी बेस्ड है? नॉन अलाइंड पॉलिसी। नॉन अलाइंड पॉलिसी क्या है? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, मतलब न्यूट्रल रहना, नॉन अलाइन रहना, हम किसी के साथ भी अलाइन नहीं होंगे। ठीक है। तो पीसफुल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए 5 प्रिंसिपल्स थे। अब वो 5 प्रिंसिपल्स ही नेम के प्रिंसिपल्स हैं। पढ़ लेते हैं उन 5 प्रिंसिपल्स को। पहला प्रिंसिपल कौन सा है? पहला प्रिंसिपल है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। म्यूचुअल मतलब जितने भी देश हैं एक दूसरे की इंटीग्रल
चीज़ों में, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे और सोवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए काम करेंगे। नॉन एग्रेशन मतलब अटैक नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेयर मतलब नॉन इंटरफेयर इन ईच अदर्स अफेयर, एक दूसरे के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सोवरेनिटी का क्या मतलब है? सोवरेनिटी का मतलब है अगर कोई कंट्री डिसीजन ले रही है अपने बिहाफ में तो दूसरी कंट्री उसके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी। सोवरेनिटी का मतलब है अपनी कंट्री के लिए डिसीजन खुद लेना, सोवरन है, इंडिपेंडेंट है पॉलिसीज़ बनाने के लिए और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्लियर है चीज़ें? फोर्थ क्या हो जाएगा? इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब समानता को बढ़ाना और एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करना। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी को अपनाना, खुद भी जियो दूसरों को भी जीने दो। पीसफुली को एग्जिस्ट करना, एक साथ एग्जिस्ट करना। तो ये 5 प्रिंसिपल्स थे किसके? पंचशील के। पंचशील एग्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग से भी 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। पंचशील एग्रीमेंट इंडिया चाइना के बीच में 1954 में हुआ था। ठीक है, 1954 में पंचशील एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था? इंडिया एंड चाइना के बीच में। इन पंचशील, इन 5 प्रिंसिपल्स पर ही नेम के प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं। डिस्कस कर लेते हैं अब रेलिवेंस यानी कि प्रासंगिकता को। रेलिवेंस क्या होती है? प्रासंगिकता। देखो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं बीए में। ठीक है, कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं नेम का, कई बार रेलिवेंस पूछ लेते हैं, कई बार इसके मतलब इवैल्यूएशन पूछ लेते हैं, तो इवैल्यूएशन भी करेंगे। अगर आपको टॉपिक की क्लैरिटी होगी तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका मैंने शॉर्ट में कोशिश की है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रेलिवेंस ऑफ नेम, नेम का आज के समय में क्या रेलिवेंस है? रेलिवेंस होती है प्रासंगिकता, आज के समय में क्या रेलिवेंस है। ठीक है, तो मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब हेल्प कंट्रीज़, जो नेम के देश हैं, नेम जो है रेलिवेंस क्या है? ये कंट्रीज़ को हेल्प करता है। नेम के जो प्रिंसिपल्स हैं ये कंट्रीज़ को हेल्प करता है कि वो मेंटेन करें अपने एरिया में एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को, अपनी स्वतंत्रता को मेंटेन करें। एनकरेज पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड डिप्लोमेसी, मतलब खुद भी जिए और सामने वाली कंट्री को भी क्या करने दे? अपनी पॉलिसी, अपने डिप्लोमेसी नेगोशिएशंस को इनकरेज करे बिना मिलिट्री का यूज़ किए। क्लियर है चीज़ें? पीसफुल को एग्जिस्टेंस, लिव एंड लेट लिव। ठीक है, डेवलपिंग, गिव डेवलपिंग कंट्रीज़ अ स्ट्रॉन्गर वॉइस, अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ किसी बड़ी महाशक्ति के अंडर है, उसके एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है, ठीक है, तो उनके लिए ये स्ट्रॉन्गर वॉइस के रूप में उभरेगी ग्लोबल अफेयर्स में, विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर। क्लियर है चीज़ें? प्रमोट कोऑपरेशन टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम एंड लाइक क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत बड़ा है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो गई ना, कम्युनलिज्म हो गया, राइट्स हो गए अलग अलग तरह के, अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उसको कम करने के लिए नेम की कंट्रीज़ क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। ठीक है, सपोर्ट्स फेयरर एंड मोर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मतलब सही और एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाया जाए इंटरनेशनल लेवल पर। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? एक बार फटाफट से रेलिवेंस को पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड डिप्लोमेसी को मेंटेन करता है, कंट्रीज़ को हेल्प करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करता है, उनके लिए एक स्ट्रॉन्गर वॉइस के रूप में उभर के आती है नेम की कंट्रीज़। कोऑपरेशन टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम लाइक क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, टेररिज्म, कम्युनलिज्म एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम विच आर जो आज के समय में चल रही हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, उनके लिए भी नेम काम कर रहा है। सपोर्ट्स अ फेयरर एंड मोर बैलेंस इंटरनेशनल ऑर्डर। क्लियर है चीज़ें? तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1961 में क्या हुआ? बना ये। मेजर कंट्रीज़ कौन सी थी? इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड घाना। कमेंट सेक्शन में आप इन सब के लीडर्स के नाम बताएंगे। इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड घाना। करंट मेंबर्स कितने हैं? 120 प्लस कंट्रीज़ हैं। फाउंडिंग मेंबर ऑफ नेम, इंडिया क्या है? एक फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया क्या है? एक फाउंडिंग मेंबर है। किसका फाउंडिंग मेंबर है? नेम का फाउंडिंग मेंबर है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आगे की स्लाइड्स में बढ़ते हैं। इवोल्यूशन कर लेते हैं नेम का, बिल्कुल ईजी है। इवोल्यूशन में क्या बता रखा है? इवैल्यूएशन क्या होता है? इवोल्यूशन नहीं, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? मूल्यांकन, यानी कि अब हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला मेरिट क्या हो जाएगा?
पहला मेरिट क्या है, मेंटेन इंडिपेंडेंस, मेंबर कंट्रीज फॉलोड एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी विदाउट ज्वाइनिंग मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री ब्लॉक्स। मतलब मूल्यांकन क्या है, जो मेंबर कंट्रीज जिसने नेम को ज्वाइन कर लिया ना, वो अपने इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, काम करती है। ठीक है, वो जितनी भी कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है एक दूसरे को सपोर्ट करती है इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए। दूसरा क्या मेरिट है इनका, मतलब क्या काम करती है, वर्ल्ड पीस को प्रमोट कर रही है, वर्ल्ड पीस को प्रमोट कर रही है। डिस्प्यूट अगर इन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में हो जाता है तो किस तरह से सेटल किया जाता है, थ्रू नेगोशिएशंस। ठीक है, एनकरेज पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड रिड्यूस्ड कोल्ड वॉर टेंशन। कोल्ड वॉर के दौरान बना था ये नेम। ठीक है, ताकि जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ना, तो ये किसी भी पावर ब्लॉक या किसी भी मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन ना कर सके, तो कोल्ड वॉर की टेंशन को ख़त्म करने के लिए भी काम कर रही है। सपोर्टेड डीकॉलोनाइजेशन, जहाँ जहाँ पर कॉलोनियलिज्म है उसको सपोर्ट किया ताकि वो कंट्रीज़ क्या हो सके, आज़ाद हो सके, नेशनलिज्म की भावना वहाँ पे आ सके। ठीक है, अपोज्ड कलोनियलिज्म, रेशियलिज्म एंड अपार्थेड रंग भेद की नीति। कलोनियलिज्म, जब कोई देश किसी दूसरे देश पर क्या करता है, अधिकार करके शोषण करने लग जाता है। रेशियलिज्म मतलब जातिवाद, या फिर इसी तरह के कई और रीजंस। ठीक है, तो इन्होंने जो नेम की कंट्रीज़ है जस्टिस के लिए काम कर रही है, समानता लाने के लिए काम कर रही है, और अलग अलग देशों में ह्यूमन राइट को प्रोवाइड कर रही है, ह्यूमन राइट वायलेशंस को रोकने के लिए काम कर रही हैं। क्लियर है। एनकरेज इकोनॉमिक कोऑपरेशन, साउथ साउथ कोऑपरेशन, आई थिंक आपने सुना है। साउथ साउथ कोऑपरेशन हमने 12th क्लास में भी है। नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब है ये अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस है, जो एक नेशन दूसरे नेशन को क्या करेगा, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। ठीक है, प्रमोट कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज़, तो इसको क्या कहा गया है, साउथ साउथ कोऑपरेशन कहा गया है। डीमेरिट क्या हो जाएगा, डीमेरिट का मतलब है क्या इसमें कुछ चैलेंजेस भी है, इसकी कुछ कमियां भी हैं। ठीक है, मूल्यांकन में दोनों ही चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी तो कुछ हैं नेम के, वो डिस्कस कर लेते हैं। लैक ऑफ यूनिटी, देखो 120 कंट्रीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है सभी में यूनिटी हो। इनकी कुछ मेंबर कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिनमें क्या है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मतलब डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, यूनिटी की कमी है। वीक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, मतलब मेजर जो डिसीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। ठीक, और क्या है इसमें बताया गया है, लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑन मेजर पावर्स, मतलब बड़ी बड़ी पावर्स पर जो नेम के देश हैं उनका इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, यानी कि कुड नॉट प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपर पावर्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सुपर पावर के बीच में कन्फ्लिक्ट को रोकने में सफल नहीं हो पाई है। ठीक है, क्लियर है चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ यूनिटी, वीक इम्प्लीमेंटेशन, लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑन मेजर पावर। इंटरनल कन्फ्लिक्ट, नेम के बहुत सारे देशों में इंटरनल क्या चल रही है, वॉर चल रही है, एक दूसरे के अगेंस्ट भी है कई सारे देश। डिक्लाइन आफ्टर कोल्ड वॉर के पीरियड में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बट जैसे ही कोल्ड वॉर 1991 में ख़त्म हुआ, नेम की भी काम करने की जो पावर थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, नो एनफोर्समेंट पावर, नेम के पास मतलब कोई भी रेजोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए या कोई भी डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए मतलब पावर नहीं है। नो अथॉरिटी टू इन्फोर्स देम, नेम कुड नॉट पास रेजोल्यूशंस, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशंस नहीं पास कर सकती, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले सकती। जिस तरह से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मिलिट्री डिसीजन लेती है या कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाती है, उस तरह से नेम के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन नहीं है। तो इन सब चीज़ों में हम क्या देखते हैं, नेम एक कमज़ोर ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट में कंक्लूजन है, बट अभी भी अपने स्लाइड्स बाकी हैं। अभी अपना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमें करना है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है अभी बताऊंगी। नेम का कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। नन अलाइंड मूवमेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के दौरान इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसने पीस को प्रमोट किया, इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया, अलग अलग कंट्रीज़ में कॉपरेशन को बढ़ाया, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, ऑल्दो इट इन्फ्लुएंस डिक्लाइन, कोल्ड वॉर के बाद इसका जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया, बट ये आज भी रेलिवेंट है, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो अपनी सोसाइटी में बने हुए हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इनइक्वालिटी, ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, टेररिज्म का हो गया, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आज सोसाइटी में प्रिवेलेंट है।
है, तो नेम जैसी ऑर्गेनाइजेशन आज भी रेलिवेंट है उन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ नेम, तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स ज़रूर लिखें। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है मतलब अपने पड़ोस की तरफ देखो। जैसे हमने नेम बनाया, नेम में क्या है, नेम में कंट्रीज़ साउथ साउथ हमने पढ़ा, साउथ साउथ कॉपरेशन को प्रमोट करना, तो ये इसमें सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में साउथ साउथ कॉपरेशन को प्रमोट किया गया है थ्रू उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करके। ठीक है, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को किसने इंट्रोड्यूस किया था? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को 2014 में गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो कौन सी पॉलिसी लेके आते हैं? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। मेजर प्रायोरिटी क्या थी इस पॉलिसी की? जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको क्या देना? मजबूती देना, कॉपरेट करना। किस चीज़ में कॉपरेट करना? व्यापार के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी बढ़ाना एक एरिया की दूसरे एरिया में। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में अपने जो पड़ोसी देश हैं भारत के, लगभग 8 पड़ोसी देश इसमें शामिल है, चाइना इसमें नहीं है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में सिक्योरिटी डेवलपमेंट करना, पीपल टू पीपल टाइज मतलब लोगों तक पहुंच बनाना। ठीक है, बट इसमें भी कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है। ठीक है, चैलेंजेस क्या है? बॉर्डर एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ विद पाकिस्तान, आप सबको पता है पाकिस्तान के साथ अपने इश्यूज़ हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन सम नेबरिंग कंट्रीज़, कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या है? राजनीतिक अस्थिरता है, जिसके कारण नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को प्रमोट नहीं किया जा पा रहा। ठीक है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ अदर मेजर पावर्स इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में बहुत सारी मेजर पावर का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी स्टिल एक्टिव, आज भी एक्टिव है और रिमेन्स की पार्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और ये भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर हिस्सा है, की पार्ट है। क्या आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी किसने चलाई? 2014 में नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, हम आने वाली क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं? हम कवर करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन को, आसियान, ओपेक, सार्क, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इवन AU भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको हम आने वाले टॉपिक में कवर करेंगे, आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। क्लियर है चीज़ें? ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई जा रही ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट मैं ऐसी और वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।